देखो सब लोग देखो प्रोबेबिलिटी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का काफी पार्ट आप लोग 11th में कर चुके होंगे और काफी आप 10th में 9th में भी पढ़ा है। 10th और 9th में तो हमने सिर्फ बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी, है ना। यहाँ पे हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे 12th में। अब देखो प्रोबेबिलिटी इज आल्सो कॉल्ड साइंस ऑफ चांस, ठीक है, ठीक है। इट इज साइंस ऑफ चांस। इसमें हम क्या करते हैं, चांसेस निकालते हैं, ठीक है। लेकिन चांसेस को हम एक प्रॉपर नंबर में बताते हैं। कैसे? अब देखो, जैसे मैथ में हम हर चीज क्या है उसके साथ कोई एक नंबर लगाते हैं, है ना। उससे क्या है आप बता सकते हो वो कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं कि भाई दो बॉक्स हैं, एक बॉक्स ज्यादा भारी है और एक जो है थोड़ा कम भारी है। अब अगर मैं बोलता हूँ एक बॉक्स बहुत भारी और एक थोड़ा कम भारी है, मेरे को उसका पिक्चर नहीं मिलेगा कि कितना भारी है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ भाई एक बॉक्स है 100 kg और एक बॉक्स है 20 kg, तो द मोमेंट मैंने आपको बोला एक बॉक्स है उसका वेट है 100 kg, आप बोलोगे बहुत भारी है, क्योंकि अब आपको क्या है पिक्चर बन गया 100 kg मतलब इतना भारी होगा, है ना। तो मैथ्स में हम क्या करते हैं, हर चीज के साथ एक नंबर लगाते हैं जिससे हम बता सके वो कितना ज्यादा इंटेंस है। अब प्रोबेबिलिटी में भी हम क्या करते हैं, जैसे आज भाई बारिश होने के चांस है ना, तो या आज बारिश होने के ज्यादा चांस है। ये क्या है, बहुत बेसिक सा डेफिनेशन हो गया, है ना। इसमें किसी को पिक्चर नहीं मिला कि भाई कितने चांसेस है। लेकिन अगर आप बोलोगे आज 80% चांस है बारिश होने के, मतलब ज्यादा चांस, या आज इंडिया के जीतने के 90% चांस है ना, मतलब इंडिया अब जीतने वाली है, ऐसा हमें लगेगा, है ना। तो ये है साइंस ऑफ चांस। इसमें कुछ डेफिनेशंस हमें मालूम होने चाहिए। ये डेफिनेशंस आपने लास्ट ईयर हो सकता है पढ़े होंगे। सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एक एक्सपेरिमेंट जो मैंने रैंडमली कैरी आउट किया है, ठीक है ना, विदाउट एनी रूल। मैंने उस एक्सपेरिमेंट को ऐसे कैरी किया कि मुझे उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स तो मालूम है कि क्या क्या मिलेगा, लेकिन मैं उसमें से क्या मिलने वाला प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इट इज एन एक्सपेरिमेंट whose outcomes are known but cannot be predicted, जिसके आउटकम्स तो हमें मालूम है लेकिन उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग ऑफ कॉइन, अभी बता रहे, देखो टॉसिंग ऑफ कॉइन। अब मुझे मालूम है टॉसिंग ऑफ कॉइन में हमारे पास दो ही चीजें मिलेंगी, हेड एंड टेल। आउटकम्स आर नोन, है ना, आउटकम्स आर नोन। टॉसिंग ऑफ कॉइन में मुझे आउटकम मालूम है, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, लेकिन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। मैं श्योरिटी से नहीं बोल सकता हेड ही मिलेगा, या श्योरिटी से नहीं बोल सकता टेल ही मिलेगा, है ना। हाँ, हेड मिल सकता है, टेल मिल सकता है, मैं ये बोल सकता हूँ, राइट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन is event, ठीक है। पहला हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट है हमारे पास इवेंट। व्हाट इज इवेंट? आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। मैंने एक रैंडमली कोई भी एक्सपेरिमेंट किया और मुझे उसका आउटकम जो है बताना है, तो जो भी आउटकम मिला, जैसे मैंने एक कॉइन को टॉस किया, ये एक एक्सपेरिमेंट है। अब कॉइन को टॉस करने के बाद मुझे क्या मिल गया, हेड मिल गया। मान लो मैंने कॉइन को टॉस किया, मुझे हेड मिल गया, तो वो एक इवेंट है ना। मैंने एक डाइस को रोल किया, मुझे 4 मिल गया, वो एक इवेंट है, ठीक है, एंड सो ऑन। कोई भी एक्सपेरिमेंट हमने किया और उसका जो रिजल्ट मिला उसको हम इवेंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये इवेंट हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉम्पोजिट
जिसको हम कंपाउंड इवेंट भी बोलते हैं। दूसरा होता है एलिमेंट्री, जिसको हम सिंपल इवेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे सिंपल इवेंट ये वो इवेंट है जिसको आप फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते। मैंने कॉइन को टॉस किया, मुझे हेड मिल गया, अब हेड को मैं फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकता, हेड मतलब हेड, तो वो एक एलिमेंट्री इवेंट हो गया। जैसे हेड मिल गया, मैंने एक डाइस को रोल किया, मुझे 6 मिल गया, ये सारे क्या है, एलिमेंट्री इवेंट है। उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कॉम्पोजिट इवेंट क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स होगा। जैसे मान लो मैंने एक कॉइन को टॉस किया और एक डाइस को रोल किया, ये दोनों काम मैंने एक साथ किए। एक कॉइन को टॉस किया, डाइस को रोल किया, कॉइन में मुझे हेड मिल गया, डाइस में मुझे 6 मिल गया एट द सेम टाइम। ये दोनों काम मैंने एक साथ किया है, तो ये जो हेड और 6 है ये एक इवेंट है ना। हेड और 6 ये एक ही इवेंट कहलाएगा क्योंकि ये दोनों आपने एक साथ किया है ना। भाई जो गेम आप खेल रहे हो उसमें क्या करना था, कॉइन को टॉस करना था, डाइस को भी रोल करना था, तो ये है तो एक ही इवेंट, लेकिन इस एक इवेंट में हमारे पास दो पार्ट्स है, हेड कॉइन में और 6 जो है इसमें है डाइस में। कितना समझ में आ गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है, two events A and B such that दो इवेंट इस तरीके से कि वो इकट्ठा कभी नहीं आ सकते। अगर दो इवेंट एक साथ नहीं आ सकते है ना, उसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दो ऐसे इवेंट जो कभी भी एक साथ ना हो पाए, 36 का आंकड़ा जो बोलता है ना। अभी देखो एक कॉइन है, अगर उसमें हेड मिल गया मुझे टेल नहीं मिल सकता। एक कॉइन में मैंने एक बार टॉस किया, मुझे हेड मिला, क्या टेल भी मिल सकता है? टेल मिल गया, क्या हेड भी मिल सकता है? एक ही मिलेगा, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, दोनों इकट्ठा नहीं आ सकते है ना। या फिर मैंने डाइस को रोल किया, डाइस में अगर मुझे 1 मिल गया तो 2 3 4 5 6 कोई दूसरा नंबर है उसी के साथ कर सकता है। एक बार में आपको एक ही नंबर मिलेगा है ना। तो ये जो इवेंट है इसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना। दो ऐसे इवेंट जो कभी भी इकट्ठा ना आ पाए, अगर एक आ रहा है तो दूसरा नहीं आ सकता, दूसरा आ रहा है तो ये नहीं आ सकता, ठीक है। बोल सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए हम P A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0 लिखते हैं है ना। इसको भी हम समझेंगे थोड़ी देर में। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बाद हमारे पास नेक्स्ट है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? इट इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। सैंपल स्पेस इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। हाँ जी, ऐसा कुछ कोई टर्म तो नहीं है अभी तक, ठीक है। अच्छा, सैंपल स्पेस क्या? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। जितने भी आउटकम्स आ सकते हैं अगर मैं उनको इकट्ठा कर लूं उसको हम क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। अब देखो मैंने एक कॉइन को टॉस किया है ना, एक कॉइन को टॉस किया तो मुझे उसमें क्या मिलेगा? या तो हेड या तो टेल। इस सेट को हम बोलेंगे सैंपल स्पेस फॉर टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। अगर मान लो मैंने एक डाइस को रोल किया तो मुझे 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 4 5 एंड 6, ये 6 नंबर मिल सकते हैं। तो ये जो 6 नंबर्स है ये डाइस के लिए सैंपल स्पेस हो गए। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है किसी एक एक्सपेरिमेंट के, उन सारे आउटकम्स का कलेक्शन को हम सैंपल स्पेस बोलते हैं, ठीक है।
ये बात क्लियर है? देखो इसमें ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है, मतलब ये हर जितने भी इसमें एंट्रीज है ये सारी की सारी एक एक इवेंट है ना? लेकिन इन सबका सारे इवेंट्स का कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस। ठीक है, इसके बाद हमें एक और चीज समझनी है विच इज एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है? 2 और मोर इवेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा इवेंट इस तरीके से ठीक है, इस तरीके से कि अगर आपने उन 2 इवेंट्स को, जैसे ए एक इवेंट है, बी एक इवेंट है, और दोनों इवेंट को मैंने मर्ज कर दिया, मिक्स कर दिया, तो आपको जो आउटकम मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? सैंपल स्पेस मिल रहा है। ये 2 इवेंट भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा इवेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा इवेंट है ना? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक डाइस को रोल किया, एक डाइस को मैंने रोल किया, उस डाइस को रोल किया और मैंने एक इवेंट ए डिफाइन किया ऑड नंबर, एक इवेंट बी डिफाइन किया इवन नंबर। अब देखो डाइस को रोल करने में मुझे क्या क्या ऑड नंबर मिल सकते हैं? 1, 3 एंड 5। डाइस को रोल करने में क्या क्या इवन नंबर मिल सकते हैं? 2, 4 एंड 6। अब अगर मैं ए यूनियन बी यहाँ पे निकालता हूं तो मुझे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अब ये सारी चीजें क्या है? ये टोटल सैंपल स्पेस है। तो यहाँ पे ये जो ए और बी है, इन दोनों इवेंट्स को मैं क्या बोलूंगा? एग्जॉस्टिव इवेंट। हाँ जी, इनकी अगर आप 2 इवेंट एग्जॉस्टिव है या 2 से ज्यादा इवेंट एग्जॉस्टिव है तो उसका जो प्रोबेबिलिटी, उसके यूनियन का जो प्रोबेबिलिटी वो आपको हमेशा पता चलेगा। ठीक है, अभी और भी हम एग्जांपल करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा इसमें हमें कार्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको इसमें कार्ड्स के काफी क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है ना? प्रोबेबिलिटी का चैप्टर करने में हमें एक तो कार्ड्स के बारे में मालूम होना चाहिए, है ना? उसके अलावा हमें थोड़ा बहुत सेट थ्योरी अच्छे से आना चाहिए, जो आपने 11th में पढ़ा था, है ना? ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, थोड़ा सा बेसिक आइडिया उसका होना चाहिए। कॉम्बिनेशंस आपको आना चाहिए, जो कॉम्बिनेशन लास्ट ईयर पढ़ा था, कॉम्बिनेशन क्या होता है, बस वो बेसिक आपको मालूम हो, तो हम देखेंगे, अभी इसमें करते भी जाएंगे। कार्ड्स आपको मालूम होना चाहिए, टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड पैक है। एक स्टैंडर्ड पैकेट ऑफ कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड पैक बोलते हैं। अच्छा, इस 52 कार्ड्स में 2 जोकर भी होते हैं, लेकिन उसको स्टैंडर्ड में हम 52 ही मानते हैं। ये 2 जोकर जो है एक्स्ट्रा दिए होते हैं। ठीक है ना? तो ये हालांकि अभी तक मैंने 12th में तो जोकर का कोई क्वेश्चन सच नहीं देखा, है ना? बट आपकी नॉलेज के लिए आपको मालूम हो कि 52 कार्ड्स के अलावा देयर आर ऑलवेज 2 जोकर्स। ओके, अच्छा, ये 52 कार्ड्स में फिर हमें याद रखना है, इसमें हमारे पास 2 कलर्स होते हैं। एक होता है हमारे पास रेड, दूसरा होता है हमारे पास ब्लैक। हमारे पास दोनों इक्वल होते हैं, यानी 26 रेड कार्ड्स एंड 26 ब्लैक कार्ड्स। अच्छा, जब 2 जोकर मैंने आपको बताया था, वो भी एक रेड होता है, एक ब्लैक होता है। नहीं, एक रेड एक ब्लैक होता है। मैंने जो कार्ड देखा था उसमें रेड और ब्लैक होता है। उसको चलो, हमें जोकर को तो देखना भी नहीं है ना, बट नॉलेज के लिए। अच्छा, अब ये 26 रेड और 26 ब्लैक। अब ये 2 कलर्स, टोटल 52 में हमारे पास 4 सूट्स होते हैं, है ना? इस रेड के अंदर हमारे पास 2 सूट होता है, ब्लैक के अंदर हमारे पास 2 सूट होते हैं, है ना? रेड के अंदर जो 2 सूट्स है उसको हम बोलते हैं डायमंड्स, और दूसरा है हार्ट्स। ब्लैक के अंदर होता है स्पेड्स एंड क्लब्स। ठीक है, ये हमारे पास 4 सूट्स हो गए। अब देखो 26 को अगर मैं हाफ कर लूं तो डायमंड्स हमारे पास 13 हो गए, हार्ट्स हमारे पास 13 हो गए, स्पेड हमारे पास 13 हो गए, और क्लब्स भी हमारे पास 13 हो गए।
अगर मैं 13 13 13 13 प्लस करता हूं तो मुझे टोटल 52 मिल जाएगा, जो कि मेरा टोटल कार्ड है। अब आपको ध्यान रखना है इसमें कि ये जो 13 कार्ड्स हैं इसमें हमारे पास होता है किंग, क्वीन, जैक। इसके अलावा किंग, क्वीन, जैक के अलावा मेरे पास नंबर्स होते हैं। नंबर वाले कार्ड होते हैं 2 से लेके 10। इसमें आपको एक ध्यान रखने वाली बात है, इसमें नंबर 1 का कार्ड नहीं होता है। इसमें नंबर 2 से लेकर 10 तक, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 नंबर इसमें 2 से लेकर 10 तक नंबर होता है ना। नंबर 1 नहीं होता। नंबर 1 की जगह इसमें ए लिखा होता है, जिसको हम एस बोलते हैं। वही चीज इसमें भी होती है ना। हार्ट्स में भी हमारे पास हो जाएगा किंग, क्वीन, जैक, फिर 2 से लेकर 10 और एस। यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी वही। अब यहाँ पे देखो सब में सेम डेटा है, तो हमारे पास कितने किंग हुए? 1 2 3 4, 4 किंग हो गए, 4 क्वीन, 4 जैक, 4 एस, 4 टेन, 4 टू, जितने भी कार्ड है सब 4 होंगे। अगर आपको कलर वाइज पूछ रहे हैं तो 2 रेड कलर के किंग, 2 ब्लैक कलर के किंग, 2 रेड कलर की क्वीन, 2 ब्लैक कलर की क्वीन। इतना समझ में आ गया? अच्छा, इसमें फिर एक और चीज, ये जो किंग, क्वीन और जैक है इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड, ठीक है ना। किंग, क्वीन और जैक इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड। तो 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, कितने फेस कार्ड हुए? 12। तो हमारे पास हो गए 12 फेस कार्ड्स, ठीक है। हमारे पास हो गए 12 फेस कार्ड्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ये कार्ड्स की हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, है ना। इसको हमें अभी क्वेश्चंस में यूज करना है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? ये तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, उसको मैं ऐसे लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस फॉर ई अपॉन टोटल केसेस, ठीक। ये बेसिक डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की, ठीक है।